आइए आज के इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज हम एक बेहद दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो शुरू तो होती है एक आम परिवार के किस्से से, लेकिन धीरे धीरे एक बहुत ही गहरे दार्शनिक सवाल में बदल जाती है। अक्सर हम सभी यही मानते हैं ना कि हमारी सफलता के पीछे सिर्फ और सिर्फ हमारी अपनी कड़ी मेहनत का हाथ होता है। मतलब जितनी मेहनत उतनी सफलता। लेकिन क्या सचमुच ऐसा ही है, या फिर पर्दे के पीछे कोई और ही कहानी चल रही है? इसी बात को गहराई से समझने के लिए आज हम एक पिता के असल अनुभवों पर गौर करेंगे। तो इसका पहला अध्याय है परवरिश का गर्व। चलिए इसकी गहराई में चलते हैं। हमारे समाज में एक बहुत ही आम धारणा है कि अगर परवरिश अच्छी हो और मेहनत की जाए तो सफलता मिलना तय है। अब इस पिता के अनुभव को ही ले लीजिए। उनके बड़े बेटे ने हाई स्कूल में कमाल कर दिया। इतने बेहतरीन ग्रेड्स कि उसे सीधा गवर्नर से पुरस्कार मिल गया। जाहिर सी बात है, इस शानदार सफलता के बाद पड़ोसियों, दोस्तों और रिश्तेदारों का तांता लग गया। सबने बधाइयां देते हुए यही कहा कि ये तुम्हारी परवरिश का ही नतीजा है जिसने तुम्हारे बेटे को इतना काबिल बनाया। तुम्हें भी बहुत बहुत बधाई। और सच कहूं तो जब चारों तरफ से ऐसी तारीफें सुनने को मिले तो किसी भी पिता का सीना गर्व से चौड़ा हो ही जाएगा, है ना? उन्हें अपनी मेहनत और अपने तरीकों पर पूरा भरोसा हो गया। अब देखिए, इस सफलता के पीछे कोई रातों रात हुआ जादू नहीं था। इसके पीछे थी एक बहुत ही सोची समझी रणनीति। घर में एक बेहद सकारात्मक माहौल बनाना, बच्चों को समझने की कोशिश करना, उन्हें पूरी आज़ादी और हर ज़रूरी सुविधा देना। और बात सिर्फ सुख सुविधाओं तक सीमित नहीं थी। पिता ने खुद भी जी तोड़ मेहनत की। सुबह सुबह जल्दी उठकर बेटे को जगाना, साथ में जॉगिंग पर जाना, मतलब हर कदम पर साथ रहना। इन सब चीज़ों ने पिता के मन में ये बात बिल्कुल पक्की कर दी कि उनका ये जो हैंड्स ऑन तरीका है ना, बस यही सफलता की असली चाबी है। लेकिन कहानी में असली मोड़ तो अब आता है। इस परिवार में एक और सदस्य है, उनका छोटा बेटा। अब पिता ने क्या किया? बिना किसी भेदभाव के, बिल्कुल उसी लगन, उसी ईमानदारी और उन्हीं नियमों के साथ छोटे बेटे की भी परवरिश की। मन में कोई अंतर नहीं था। तरीके बिल्कुल वही थे जो बड़े बेटे के लिए इस्तेमाल किए गए थे। और यहीं से शुरू होता है अध्याय 2, दूसरे बेटे का रहस्य। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि कैसे कारण और प्रभाव यानी कॉज और इफेक्ट का पुराना नियम यहाँ आकर एकदम टूट जाता है। दोनों बच्चों के नतीजे एक दूसरे से बिल्कुल अलग। एक तरफ बड़ा बेटा है, शानदार ग्रेड्स, हर सलाह को मानने वाला और खूब नाम कमाने वाला, और दूसरी तरफ छोटा बेटा जिसके ग्रेड्स बस औसत या उससे भी कम रहे। उसने दी गई सलाहों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, उसकी रुचियां बिल्कुल अलग थीं और उसे कोई खास प्रसिद्धि भी नहीं मिली। जरा सोचिए, इनपुट्स यानी मेहनत और तरीके बिल्कुल 100% एक जैसे थे, लेकिन आउटपुट एकदम जमीन आसमान का अंतर। इस भारी अंतर को देखने के बाद एक सवाल उठना तो लाजमी है। अगर मेहनत में कोई कमी नहीं थी, परवरिश के तरीके बिल्कुल एक जैसे थे, दोनों पर बराबर समय और ऊर्जा लगाई गई, तो फिर नतीजे एक दूसरे से इतने अलग क्यों रहे? ये एक ऐसा रहस्य है जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि कहीं सफलता का कोई ऐसा पहलू तो नहीं जिसे हम पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहे हैं। और इसी सवाल से हम पहुंचते हैं अध्याय 3 पर, असली कारण की तलाश। इन अप्रत्याशित नतीजों ने पिता को गहरे असमंजस में डाल दिया। वो रुक गए, एक कदम पीछे हटे और पूरे हालात का विश्लेषण करने लगे। इसी आत्ममंथन के बीच उनके मन में एक बहुत ही गहरा विचार कौन था। उन्होंने खुद से पूछा, क्या मैंने वाकई अपनी तरफ से कुछ किया भी है, या फिर ये सब पहले से ही तय था? ये एक बहुत ही बड़ा क्षण था। यहाँ पहली बार ये सवाल उठता है कि क्या बच्चों की सफलता या विफलता में उन पिता की परवरिश का सचमुच को योगदान था भी, या फिर ये सब सिर्फ एक भ्रम था? बस यहीं से स्रोत सामग्री की वो मूल परिकल्पना उभर कर सामने आती है, और वो परिकल्पना ये है कि मानवीय प्रयास शायद सिर्फ एक भ्रम है। जी हाँ, एक इल्यूजन। ये विचार इस बात को पूरी तरह से खारिज करता है कि हमारी उपलब्धियां हमारी अपनी स्वतंत्र इच्छा यानी पर्सनल एजेंसी का नतीजा होती हैं। देखा जाए तो ये एक ऐसा विचार है जो हमारी आम सोच को पूरी तरह से पलट कर रख देता है, जो हमें ले जाता है हमारे चौथे अध्याय की ओर, पूर्व नियति का एहसास। ये पूरा विश्लेषण हमें प्रीडेस्टिनेशन यानी पूर्व नियति के सिद्धांत की गहराई में ले जाता है। अब इस स्रोत के अनुसार इस प्री प्लान्ड स्क्रिप्ट या पूर्व नियोजित योजना का सीधा सा मतलब है कि किसी भी इंसान की परिस्थितियां, उसकी रुचियां और उसके सफल होने की संभावनाएं, ये सब उसके जन्म लेने से पहले ही तय कर दी जाती हैं।
मतलब नियति की इस परिभाषा के हिसाब से देखें तो बड़ा बेटा सफल होने की एक तय योजना के साथ दुनिया में भेजा गया था और छोटा बेटा उसे एक औसत जीवन जीने की योजना के साथ भेजा गया था। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से ये स्पष्ट करती है कि कैसे इस पूरी स्थिति में हर व्यक्ति बस अपना अपना निर्धारित काम कर रहा था। जरा ध्यान दीजिए, पिता की भूमिका क्या थी? एक सहायक माता पिता की तरह बर्ताव करना और बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करना। बड़े बेटे का काम था बातों को ध्यान से सुनना और अच्छे अंक लाकर प्रसिद्धि पाना, जबकि छोटे बेटे का काम था अलग रुचियां रखना और जीवन में औसत रहना। मतलब कोई कुछ अलग नहीं कर रहा था, हर कोई केवल उस स्क्रिप्ट को जी रहा था जो उन्हें पहले से थमा दी गई थी। यही विचार हमें अध्याय 5 पर लाता है, नियति का संतुलन। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नियति के इस विचार ने एक तरह के इक्वलाइजर का काम किया, सबको एक ही तराजू पे ला खड़ा किया। इस पूरे विश्लेषण का स्रोत एक बहुत ही समतावादी निष्कर्ष पर पहुंचता है कि कोई भी विशेष नहीं है और कोई भी बुरा नहीं है। क्योंकि सोचकर देखिए, अगर हर चीज वाकई में एक पूर्व निर्धारित स्क्रिप्ट ही है, तो फिर खुद को श्रेष्ठ समझना या खुद को दूसरों से कमतर समझना, ये भावनाएं तो पूरी तरह से बेबुनियाद हो जाती है ना। असल में हर कोई बस अपना अपना किरदार ही तो निभा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये विचार कैसे एक बहुत बड़े बदलाव की नींव रखता है। इस दर्शन का जो व्यावहारिक पहलू है वो बहुत गहरा है। ये एक इमोशनल रीसेट की मांग करता है। मतलब पिता को अपनी उस बेहतरीन परवरिश के गर्व को, उस अहंकार को छोड़ना ही होगा। बड़े बेटे को अपनी सफलता और प्रसिद्धि के अहंकार को त्यागना होगा और सबसे बड़ी बात, छोटे बेटे को एक औसत छात्र होने की वजह से जो भी शर्म या अपराध बोध महसूस होता है, उससे खुद को पूरी तरह मुक्त करना होगा। सीधी सी बात है, जब आप अपनी जगह या अपनी स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं ही नहीं, तो फिर गर्व या शर्म की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। और अंत में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरी और शायद थोड़ी विचलित करने वाली सोच के साथ छोड़ जाता है। यदि हमारे प्रयास और हमारे परिणाम वास्तव में सिर्फ पहले से तय की गई एक स्क्रिप्ट का हिस्सा हैं, तो फिर हमें अपने जीवन की उपलब्धियों और विफलताओं को किस नजरिए से देखना चाहिए? ये सच में एक ऐसा सवाल है जो मानवीय प्रयासों के इस पूरे भ्रम पर बहुत ही शांति से और गहराई से विचार करने के लिए प्रेरित करता है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।